वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका की रचना तथा कार्य। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा कोशिका की रचना तथा कार्य। कोशिका की रचना तथा कार्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम शुरू करेंगे। ये जो एलटी की क्लासेस हैं उसका सेकंड टॉपिक है। पहले जो क्लास हुई थी, 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उनमें हमने जीव विज्ञान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजी की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए आसानी से टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से पढ़ा रही हूँ। तो कोशिका की रचना तथा कार्य हमने पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि जो सेल है, कोशिका, सेल आपके लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से मिलकर के, सेल्यूला शब्द से निकल करके आया है। जो सेल शब्द है वह लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से निकल करके आया है और इसका मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा डब्बा। तो जो सेल है वह लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से निकल करके आया है और उसका अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वह जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई होती है। स्ट्रक्चर एंड वायरल एक्टिविटीज। कोशा जीवधारियों की संरचना और जैविक क्रियाओं की एक इकाई होती है। तो संरचना को स्ट्रक्चर कहेंगे, जैविक क्रियाओं को आप वाइटल एक्टिविटीज कहेंगे। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुए हैं। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था कि बोतल की एक पतली सी कॉर्क, जो कॉर्क बोतल के ऊपर कॉर्क लगी हुई होती है, उसकी एक पतली सी स्लाइस काटी और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे से कोष्ठक उसमें पाए जाते हैं और उन्होंने, किसने, रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठकों को सेल नाम दिया, कोशा नाम दिया। सबसे पहले सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क को काटा। बोतल की कॉर्क आपकी मृत कोशिका में आएगी क्योंकि वह प्लांट से अलग हो चुका है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में सर्वप्रथम सेल की खोज करी। उसके बाद आता है जीवित कोशिका में किसने देखा था। तो ल्यूवेनहॉक 1674 में ल्यूवेनहॉक हुए हैं। 1674 ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका में सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में सेल को देखा था और जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने 1674 में सेल को जीवित कोशिका में देखा था। इसके बाद आता है आपका जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी यह आपकी 1839 में आई थी। सेल थ्योरी 1839 में आई थी और कोशा सिद्धांत, सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। कोशा सिद्धांत का श्रेय आपका स्लाइडेन और स्वान को जाता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पौधों और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती हैं। स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो भी कोशिकाएं होती हैं वो पौधे और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती हैं। अब है जीव द्रव्य नाम आपका किसने दिया था। तो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट हुए हैं 1837। इसको नोट करते रहेंगे। 1837 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने जो भी कोशिका के जीवित पदार्थ होता है, कोशिका के जीवित पदार्थ को इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया था। पुरकिंजे, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी लिख सकते हैं। पुरकिंजे
पुरकिंजे ने 1837 में जो कोशिका होती है उसका जो जीवित पदार्थ होता है उसको इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया था। जीव द्रव्य को आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य नाम 1837 में पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। और जो जीव द्रव्य क्या होता है, जो भी कोशिका होती है, एक सेल होती है, उसके अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ आपका जीव द्रव्य कहलाता है। इसके बाद देखेंगे 1858 में, ये मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं। 1858 में विर्चोव एक साइंटिस्ट हुए हैं, विर्चोव। 1858 में विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि जो भी कोशिकाएं नई बनती हैं वह पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिका से होती है। और इसको उन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेल लीनिएज, ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, लॉ ऑफ सेल लीनिएज। तो लॉ ऑफ सेल लीनिएज पढ़ते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे कोशिका की खोज हुई है वो 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई है। उसके बाद हमने जीवित कोशिका में ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया था, कोशिकावाद का सिद्धांत आपके स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज, कोशिका की वंश परंपरा का नियम। तो लॉ ऑफ सेल लीनिएज विर्चोव के द्वारा दिया गया था। विर्चोव एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने 1858 में बताया था कि कोशिका में विभाजन होता है, कोशा में विभाजन होता है। और जो कोशिका में विभाजन के पश्चात पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यही लॉ ऑफ सेल लीनिएज कहलाता है। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसी को कोशा परंपरा का नियम कहते हैं, कोशिका की वंश परंपरा का नियम, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। कोशिका की वंश परंपरा के अनुसार ये है कि जो भी पुरानी सेल्स हैं उनसे नई सेल्स बनती हैं। आपकी नई सेल्स का निर्माण सिर्फ पुरानी सेल्स से ही हो सकता है। कोशिका में विभाजन होता है और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही आगे की नई कोशिकाएं बनती हैं, और इसको कहें ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। तो यह था आपका लॉ ऑफ सेल लीनिएज। अब हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, पढ़ा था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, उसके अनुसार जो सभी जीव होते हैं उनके शरीर में एक या अनेक कोशिकाएं होती हैं। अगर शरीर में एक कोशिका है तो ऐसे जंतु या वनस्पति को आप यूनिसेल्युलर कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं तो उसको मल्टीसेल्युलर कहते हैं, बहुकोशिकीय कहेंगे। कोशिका होती है जीव के शरीर की, जो जीव शरीर होता है उसकी मूलभूत इकाई कोशिका होती है। उसकी मूलभूत इकाई सेल थ्योरी के अनुसार कोशिका होती है। और जो भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार। जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है जिसमें एडवांस न्यूक्लियस होता है। तो कोशिका के प्रकार लिखेंगे, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में लिखेंगे, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
तो जिन कोशिकाओं में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिनमें भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब देखिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो आपका केंद्रक होता है, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो केंद्रक झिल्ली होती है वह नहीं पाई जाती है, इसलिए उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी आपके केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे आपका डीएनए हो गया, जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारे आपके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, कोशा द्रव्य में आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक फिगर बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे एग्जांपल हो गए आपके, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ, साथ साथ में आपको भी बनाना है और उसके साथ ही हम उसको समझते हुए भी चलेंगे। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी का मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी का जो ये डायग्राम बनेगा उसमें देखिए सबसे पहले आपकी सबसे बाहर से जो कवर होगा उसको कहेंगे आप जिलेटिनस शीथ। ये जो मैं बना रही हूँ ये आपकी जिलेटिन की जो शीथ है वह है, सबसे बाहरी जो कवर है उसका नाम है जिलेटिन झिल्ली या जिलेटिन की शीथ, जो भी आप लिख सकते हैं, जिलेटिन शीथ भी लिख सकते हैं इसको। यह जिलेटिन की एक शीथ होती है, उसके अंदर आपकी सेल वॉल पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी का फिगर है, उसके अंदर इस प्रकार से आपको सेल वॉल बनानी है, कोशा भित्ति, इसको लिखेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर। ये देखिए तीसरी जो झिल्ली बनाएंगे आप, ये इसका नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, इसको प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहेंगे। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए जो केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वह आपका साइटोप्लाज्म में इस तरह से आ जाता है। ये केंद्रक के अंदर नहीं रह जाता है और यह इस तरह से आपका साइटोप्लाज्म में आ गया है। इसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड लिखेंगे इसको। यह आपका डीएनए हो गया है, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। यह केंद्रक में जो, क्योंकि यह केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, इसलिए यह आकर के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ साइटोप्लाज्म भी बना देंगे। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म पूरी सेल में आप बना देंगे, साइटोप्लाज्म इस तरह से बनेगा। उसके बाद इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप इसमें राइबोसोम्स भी बना देंगे। यहाँ पे लिखिए राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70S टाइप के पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S और 80S दो टाइप के राइबोसोम पाए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केवल 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यह फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली भी पाई जाती है। इस तरह से आप फोटोसिंथेटिक लैमेली का डायग्राम भी यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। ये फोटोसिंथेटिक लैमेली हो गई। फोटोसिंथेटिक लैमेली इसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषी लैमेली। यह ढेर सारी बना देंगे। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं से बनाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी लैमेली यहाँ पे बन गई है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये प्रकाश संश्लेषी लैमेली है, प्रकाश संश्लेषी लैमेली। तो इसका नाम इसको लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषी लैमेली। प्रकाश संश्लेषी लैमेली।
प्रकाश संश्लेषी लैमेली, इसको कहेंगे फोटोसिंथेटिक लैमेली विद फाइकोबिलियोसोम्स। जो प्रकाश संश्लेषी लैमेली होती है उसमें फाइकोबिलियोसोम्स भी पाया जाता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी जो लैमेली होते हैं इसमें फाइकोबिलियोसोम भी होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी जो लैमेली है वह आपके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। और एक इसमें डायग्राम पाया जाता है, इसका नाम है लेमासोम। इस तरह से उसको बना देंगे, इसका नाम है लेमासोम। तो यह एक प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर है। यह ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो प्रकाश संश्लेषी लैमेली है उसकी सहायता से भोजन बनाती है। यूकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें आपका राइबोसोम 70s प्रकार का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपकी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक में पाए जाने वाले जो डीएनए आदि पदार्थ होते हैं वह आपके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अगर आप इसका नाम लिखना चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोशाद्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशाद्रव्य, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यह आपके सामने ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल है। इसमें आपके 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, क्लोरोप्लास्ट हो गया है, आपके राइबोसोम्स भी 80S टाइप के नहीं पाए जाते हैं और सेंट्रियोसोम, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहती है। तो इस प्रकार से आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम है। एक फिगर आप बैक्टीरिया का भी बना लेंगे। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यह ऑटोट्रोफ है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी है और जीवाणु आपका परपोषी हो सकता है। अब एक बैक्टीरिया का डायग्राम भी बनाएं। अब हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे, ये बैक्टीरिया है, उसके सबसे बाहर से आपकी सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति, इसका नाम लिखेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सबसे बाहर से कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके अंदर आपका प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसका नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा झिल्ली है ये, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं या प्लाज्मा झिल्ली भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आपके यहाँ पे आपके मीजोसोम्स पाया जाएगा। इसके अंदर आप साइटोप्लाज्म बना देंगे। पहले ये सारा इसमें साइटोप्लाज्म फिल रहता है, क्योंकि इसमें भी केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। तो ये साइटोप्लाज्म पूरे सेल में इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मीजोसोम्स हो गया है, यह आपका मीजोसोम, यह मीजोसोम हो गया है। इसमें आपका साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए है, न्यूक्लियोइड डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड, वह आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं है। इसमें एक फ्लैजिलम भी पाया जाता है, जो इसका गमन करने के लिए इसको सहायता प्रदान करता है, इसका नाम है फ्लैजिलम। तो यहाँ पे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दो फिगर भी बनाए साथ साथ में। ये दोनों प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखिए, जो प्रो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राथमिक, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, और प्राथमिक केंद्रक उसको कहते हैं जिस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरा देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण जो भी इसमें केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ हैं वह साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, वह केंद्रक में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में
आ जाते हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी लिख लीजिए राइबोसोम, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब लिखिए यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, इसको हिंदी में भी लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है सत्य न्यूक्लियस, वास्तविक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है। वास्तविक न्यूक्लियस का मतलब है पूर्ण विकसित केंद्रक। पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब है कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और विभिन्न कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया है, और भी जितने सारे वेल डेवलप्ड कोशिकांग होते हैं, आपके विकसित कोशिकांग होते हैं, वह इसमें पाए जाता है। तो जो आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, इस तरह से एक जंतु कोशिका है समझो ये, इसमें जो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए जो इसमें न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, वह आपके न्यूक्लियस में ही रह जाते हैं। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका, कोशिका द्रव्य हो गया है, और इसके अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है, यह आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को आप कंबाइंड रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, उसके चारों ओर आपकी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ कोशिका द्रव्य में मिक्स नहीं होते हैं। इनमें आपके जो भी हैं वेल डेवलप्ड आपके ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग आपके पाए जाएंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपके जो भी एग्जाम्पल आते हैं, पौधों में, जंतुओं में, सब में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फिगर यूकैरियोटिक कोशिका का ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध रहता है। हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध किसमें रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध रहता है। तो यहाँ पे हमने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होता है। विकसित केंद्रक का मतलब है केंद्रक के चारों ओर आपकी केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ कोशिका द्रव्य से मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं। और जो भी आपकी सेल है, इसमें आपके पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर देखना है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट सा बनाया है, लक्षण यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे जो लक्षण लिखे हुए हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। तो पहला देखिए, सबसे पहला लक्षण है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें साइटोप्लाज्म पूरी कोशिका में फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पूर्ण कोशिका में फैला हुआ रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। ये देखिए इस तरह से एक यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो केंद्रक कला, ये सेल मेम्ब्रेन आपकी, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। तो कोशिका जो साइटोप्लाज्म है वह आपकी, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में आपका साइटोप्लाज्म रहता है। तो एक अंतर यह हो गया कि इसका साइटोप्लाज्म केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो साइटोप्लाज्म रहता है वह इस तरह से सारी
बॉडी में फैला हुआ रहता है, सारी सेल में फैला हुआ रहता है। तो कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है वो पूरी कोशिका में फैला हुआ रहता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो कोशिका द्रव्य है वह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे केंद्रक, देखिए जो केंद्रक है वो कैसा होता है? यहाँ पे केंद्रक आपका प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है, प्राथमिक होता है, और यहाँ पे आपका एडवांस होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में आपका केंद्रक एडवांस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक कला नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा जो केंद्रक है इसमें यहाँ पे केंद्रिका भी पाई जाती है, लेकिन इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाते हैं, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, केंद्रिका अनुपस्थित होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तीसरा इसमें देखिए, तीसरा लिखिए, जो डीएनए होता है इसके अंदर केंद्रक में डीएनए तो आपका साइटोप्लाज्म में आ जाता है, लेकिन जो डीएनए है वह हिस्टोन से संबद्ध नहीं होता है, डीएनए हिस्टोन से संबद्ध नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो इसके अंदर पाया जाता है और यह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है। यहाँ पे लिखिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है। तो हमने क्या लिखा? जो कोशिका द्रव्य है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला हुआ रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है वह आपके केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। दूसरा क्या है? जो केंद्रक है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रिमिटिव होता है, प्राथमिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्वितीयक होता है या एडवांस होता है। उसमें क्या होता है? प्लाज्मा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रिका झिल्ली है, वह पाई जाती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका अनुपस्थित रहती है। केंद्रक के अंदर जब कुछ रहता ही नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो केंद्रक के अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका अनुपस्थित रहती है। यहाँ पे केंद्रक के अंदर केंद्रिका उपस्थित रहती है। केंद्रिका को आप न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होती है। हिस्टोन, हिस्टोन की बात कर रहे हैं हम, हिस्टोन इस तरह से लिखेंगे, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध रहती है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद है कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। फिर देखिए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका श्वसन तंत्र आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जीव द्रव्य कला में होता है। लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन तंत्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका श्वसन तंत्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। लिख लिया। श्वसन तंत्र कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषी तंत्र, फोटोसिंथेटिक सिस्टम, इसको क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे और प्रकाश संश्लेषी तंत्र को आप फोटोसिंथेटिक सिस्टम कहेंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषी तंत्र है यह आंतरिक झिल्लियों में होता है। प्रकाश संश्लेषी तंत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में आंतरिक झिल्लियों में होता है। यहाँ पे लिखिए आंतरिक झिल्लियों में होता है। प्रकाश संश्लेषी जो तंत्र है वो आंतरिक झिल्लियों में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है। अब हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह 70S और 80S दोनों टाइप के पाए जाते हैं। अब हम कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति आपकी यहाँ पे पतली होती है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल यहाँ पे पतली होती है और यहाँ पे सेल वॉल मोटी होती है।
सेल वॉल यहाँ पे मोटी होती है। अब यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसका डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कशाभिका, फ्लैजिलम की बात कर रहे हैं हम, कशाभिका की बात कर रहे हैं। तो कशाभिका में आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं, लेकिन इनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है, 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। कशाभिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कशाभिका में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उनमें 9+2 की व्यवस्था होती है। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका के नीचे लिखेंगे आप, कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में 9+2 की व्यवस्था होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 व्यवस्था होती है। ये भी एक डिफरेंस है इनके बीच में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सूक्ष्म तंतु होते हैं और उसमें क्या होती है, 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उनमें 9+2 की व्यवस्था होती है। कोशिका द्रव्य गति, जो आपकी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह स्पष्ट नहीं होती है स्पष्ट। और कोशिका द्रव्य गति, जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, वह आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट होती है। उसके बाद रिक्तिका की बात करेंगे। रिक्तिका का मतलब वैक्यूल होता है, यहाँ पे अनुपस्थित होती है और यहाँ पे उपस्थित होती है। इतना एक बार दोबारा से समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक भी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने बात की कोशिका द्रव्य की। जो साइटोप्लाज्म होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह पूरी कोशिका में फैला रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में आपका कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में एडवांस केंद्रक पाया जाता है, मॉडर्न मतलब वो विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्यों? केंद्रक में यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक में केंद्रिका भी नहीं पाई जा रही है और जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, आपका जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक के भीतर आपका केंद्रिका पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं और जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध रहता है। कोशिका विभाजन, जो सेल डिवीजन होता है वह इसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में सेल डिवीजन होता है। श्वसन तंत्र देखिए, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह जीवद्रव्य कला में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषी तंत्र, फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम होता है, यहाँ पे आंतरिक झिल्लियों में होता है और इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइबोसोम्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह 70S और 80S दोनों टाइप का होता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह पतली होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह मोटी होती है। उसके बाद देखिए कशाभिका की हम बात करेंगे, फ्लैजिला की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो कशाभिका है उसमें सूक्ष्म तंतु होते हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं लेकिन 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, जो सूक्ष्म तंतु होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उनमें आपके 9+2 की व्यवस्था होती है। कोशिका द्रव्य गति देखेंगे तो कोशिका द्रव्य गति इसमें स्पष्ट नहीं होती है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें स्पष्ट होती है। रिक्तिका की बात करेंगे तो जो वैक्यूल है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके अलावा जैसे आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, अंतःप्रदब्बी जिसको जालिका कहते हैं, प्लास्टिड हो गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, वो सब आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और वो सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। उसके बाद लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लिंगी जनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो कम विकसित होगा या अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में यह पूर्ण विकसित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण विकसित होता है। तो ये था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे
कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति और आकार किस तरह से होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम सबसे पहले कोशिकाओं की आकृति और आकार को शुरू करेंगे और उसके बाद जो हमने यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारे कोर्स में काफी ज्यादा है। तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कोशिका जो विकसित कोशिका होती है उसके कितने भाग होते हैं और उसको किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू क्लासेस।